गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपऊ धौलपुर से। बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय पेपर भारत भूगोल के अंतर्गत हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको भारत की जलवायु, उसे प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन सी ऋतुएँ भारत में होती हैं, इसके अलावा मानसून की प्रक्रिया, उसकी क्रियाविधि, भारत में वर्षा के वितरण आदि प्रमुख तथ्यों के बारे में पढ़ाया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय मानसून का मौसम चल रहा है, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है। तो ये मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने समय समय पर अपने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है मानसून की उत्पत्ति से संबंधित तापीय सिद्धांत, या इसे चिरसम्मत विचारधारा भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन किया था 1686 में एडमंड हैली ने। इन्होंने इसका जब प्रतिपादन किया तो उसमें इन्होंने एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए मेनली जो इनका ये सिद्धांत था वो डिपेंड था, क्योंकि जो एशियाई मानसून है वो कैसा है, दक्षिण पूर्वी जो पूरा एशियाई क्षेत्र है वो मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। तो उस मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए ही इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऐसा माना जाता है, ये सिद्धांत में ही बताया गया है कि मानसून जो है वो महाद्वीप और महासागर के ऊष्मन में अंतर के कारण जो विरोधाभास उत्पन्न होता है, अर्थात महाद्वीप यानी स्थलीय भाग और महासागर यानी जलीय भाग, दोनों के ही गर्म होने का जो तरीका होता है या उनमें जो गर्म होने का समय लगता है वो अलग अलग लगता है। जैसे आप देखें तो जो पानी है हम उसको बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे गैस पे रख के, तो उसे गर्म होने में टाइम लगता है। लेकिन धरती की अगर हम बात करें तो धरती जल्दी गर्म होती है। जैसे आप मान के चलिए, धूप में आप एक कटोरी में या किसी भी बर्तन में पानी भर के रख दें तो वो पानी जो है वो काफ़ी टाइम बाद गर्म होगा धूप में रखा रखा, जबकि उसके आसपास की जो धरती होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो ये जो जलीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र के गर्म होने में जो अंतर होता है, इस अंतर के कारण ही जो मानसून है उसकी उत्पत्ति होती है। गर्मियों में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, जिससे कि कर्क रेखा का जो आसपास का क्षेत्र होता है वहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, और जो तापीय विषुवत रेखा होती है वो उत्तर की ओर खिसकने लग जाती है। इसके कारण जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं वो इस निम्न वायुदाब के केंद्र की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। यानी नॉर्मली जो होता है वो हवा भी चलती है उसी दिशा में चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो जितनी भी निम्न दाब, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा गर्मियों में, वहाँ पर निम्न दाब होगा, जिससे कि जो जलीय क्षेत्रों में उच्च दाब बना हुआ है वहाँ से पवनें जो हैं वो स्थलीय क्षेत्रों की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो जब दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें इस कर्क रेखा के आसपास के निम्न वायुदाब केंद्र की ओर खिंचती हैं तो ये हवाएं फिर भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं, और कोरियोलिस बल होता है भूमध्य रेखा पर, उसके प्रभाव के कारण दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, जिसके कारण इनकी दिशा जो कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसीलिए इस मानसून को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि जो पवनें उत्पन्न होती हैं उनकी दिशा कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फिर दक्षिण पश्चिम से। अब ये पवनें जो बनी हैं, जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं जो दक्षिण पश्चिम ओर से आ रही हैं, दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें वो कहाँ से आती हैं, समुद्री एरियाओं से आती हैं। तो समुद्रों से बहुत लंबी दूरी तय करने के कारण ही इनमें आर्द्रता भी जो होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। यानी महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर से ही चल के आती हैं, तो अपने साथ में बहुत ज़्यादा पानी लेकर के आती हैं। इसी कारण भारत में इससे वर्षा होती है। अब स्थलीय क्षेत्र की तरफ ये आती हैं तो जैसे जैसे स्थलीय क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इनमें जो आर्द्रता है उसकी कमी होती जाती है। यानी जहाँ से ये स्टार्ट हुई है, मेनली बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से इसकी स्टार्टिंग होती है, तो उसके आसपास के क्षेत्रों में, उनके तटीय क्षेत्रों में तो ये बारिश ज़्यादा करती है। लेकिन जैसे जैसे फिर ये स्थलीय क्षेत्रों की ओर जाती हैं, समुद्र से इसकी दूरी बढ़ती जाती है, तो इनमें जो आर्द्रता की क्षमता होती है वो कम होने लगती है। जब कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, तो वहाँ से आर्द्रता लेती हैं, और इनकी दिशा कैसी हो जाती है, फिर उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का मतलब उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाता है। तो इसके द्वारा तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, तो इसे उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा कहते हैं। यानी मानसून को हम दो तरह से पढ़ते हैं। आपने इससे पहले का लेक्चर अगर पढ़ा होगा
जिसमें मैंने बताया है उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में और दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में। तो पहले तो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इस टाइम ये चल रहा है। जब ये लौटना स्टार्ट कर देगा, यानी कि सितंबर के मिड से जब ये वापस लौटना स्टार्ट कर देगा, तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये जो पवनें चल रही हैं, जो कोरियोलिस बल से दाहिनी ओर मुड़ी हैं, वो पवनें फिर धीरे धीरे जो है और मुड़ने के बाद में उत्तर पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो इस तरीके से तापीय संकल्पना क्या कहती है कि जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो स्थल और जल में जो तापमान का अंतर होता है, उसके गर्म होने का जो अंतर होता है, उसके कारण होती है। नेक्स्ट आता है गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। यह संकल्पना प्रतिपादित की है फ्लोन ने। इसके सिद्धांत में ये माना गया है कि जो मानसून है वो पछुआ पवनों का सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसमी स्थानांतरण होता है। अर्थात इससे पहले के सिद्धांत में तो व्यापारिक पवनों को माना गया था, इस सिद्धांत में पछुआ पवनों को माना गया है कि जो पछुआ पवनें हैं वो उत्तरायण और दक्षिणायन होती हैं। तो ये स्थिति जो इनकी उत्पन्न होती है वो मौसमी स्थानांतरण होता है, और इस मौसमी स्थानांतरण के कारण ही मानसून की उत्पत्ति होती है। गर्मियों के समय में जो तापीय विषुवत रेखा है वो उत्तर की ओर खिसकती है, तो जो ITCZ यानी अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र होता है वो भी उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण जो पछुआ पवनें होती हैं उनका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में जो निम्न दाब का केंद्र बना है उस पर पड़ने लगता है, जिससे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होने लगती है। सर्दियों में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है वो उच्च वायुदाब क्षेत्र में बदल जाता है, जिससे फिर क्या होता है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें फिर से प्रभावी होकर गतिशील होकर के कार्य करती हैं। तो यह संकल्पना क्या कहती है कि जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो पछुआ पवनों या पवनों की गति के कारण ही जो परिवर्तन आते हैं उसके कारण उत्पन्न होती है। तीसरा आता है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इसे भारत के मानसून से रिलेट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। इसे है प्रतिपादित किया है MT यीन ने। ये मानते हैं कि ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेज़ गति से एक हवा चलती है, एक वायु प्रणाली चलती है जो कि निचले वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है उसके द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। यानी जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा है, मेनली भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए ये धारा ही जिम्मेदार है। उपोष्ण कटिबंधीय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो उत्पन्न करती है उत्तरी पूर्वी मानसून को, यानी शीतकालीन मानसून को। सर्दियों में क्या होता है कि जो पूरा पश्चिमी और मध्य एशिया है उसमें ये जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है, और जब ये तिब्बत के पठार के पास पहुंचती है तो अवरोध आ जाता है, यानी तिब्बत का पठार एक अवरोध स्वरूप आता है और ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा तो तिब्बत के पठार के उत्तर से बिल्कुल पठार के समानांतर चलती है और दूसरी हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर चलती है। तो जो शीत ऋतु होती है उसमें भारत में जो वर्षा होती है वो पश्चिम विक्षोभ से होती है, और गर्मियों में जो सभी ताप कटिबंध होते हैं वो उत्तर की ओर खिसकते हैं, जिसके कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव है वो उत्पन्न हो जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत। पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत क्या कहता है कि उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर, फिर वहाँ से होता हुआ दक्षिणी हिंद महासागर की ओर से हवा चलती है, और वही उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, और ये पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट आता है अल नीनो। अल नीनो के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये एक मौसमी परिस्थिति होती है जो 5 या 10 साल में प्रकट होती है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे विश्व में कहीं पर सूखा, कहीं पर बाढ़ और कहीं पर मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। अर्थात अल नीनो की जो परिस्थिति है वो कहीं कहीं तो मौसम को यानी मानसून को बहुत इफ़ेक्टिव कर देती है, और कहीं कहीं पर इसके प्रभाव से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो अल नीनो है उसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, और ये जलधारा जो है वो दिसंबर के महीने में क्रिसमस के समय उत्पन्न होती है। पेरू में, दक्षिण अमेरिका में पेरू तटीय क्षेत्र है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है ये। तो यहाँ पर दिसंबर में गर्मी होती है। उस समय क्या होता है कि यहाँ पर अल नीनो की परिस्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। भारत में लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का प्रयोग होता है, और 1990-91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखा गया था।
इसके कारण जो देश है उसके अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिन की देरी हो गई थी उस समय के टाइम पर। ये जो एल नीनो की क्रिया होती है यह महासागरीय और वायुमंडलीय दोनों ही जो परिघटनाएं हैं उनके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। मेनली जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसमें ये पेरू के तट के निकट गर्म समुद्री धारा है। इसके कारण भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। जो एल नीनो है वो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है। अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन और हम्बोल्ट धारा पर यह प्रतिस्थापित हो जाती है। ये धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके कारण दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है और जो मध्य अमेरिका है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके प्रभाव से दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के मध्य निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। इससे द्वितीय वाकर का निर्माण नहीं होता है और हिंद महासागर जो है वहाँ की जो मानसूनी हवाएं हैं उनका बल कमज़ोर होता है, तो इससे भारत में जो मानसून है वो कमज़ोर होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो एल नीनो की परिस्थिति है वो भारतीय मानसून को कमज़ोर कर देती है। भारत के लिए ला नीनो की जो परिस्थिति होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा वाकर चक्र। ये वाटर दिख रहा है, वाटर ना पढ़ें, इसको पढ़ें वाकर। वाकर चक्र क्या होता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, अर्थात वायुमंडल के अंतर्गत जो भी संचरण होगा वो ऊष्मा के संचरण के रूप में प्रकट होता है। अगर हम वायुमंडलीय परिसंचरण की बात करें तो ये एक ऐसा प्रतिरूप है, एक निश्चित प्रतिरूप है, लेकिन स्थानीय अगर किसी स्थान विशेष के संदर्भ में हम बात करें तो जो सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण है जैसे कि व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं, ये सभी जो स्तर है त्रिकोशिकीय देशांतरी संचरण में इनकी जो निरंतरता रहती है उसका प्रायः अभाव पाया जाता है। यानी इस स्थानीय क्षेत्र पर किसी क्षेत्र विशेष पर जो एक निश्चितता होती है उसका अभाव देखने को मिलता है। वाकर संचरण जो होता है जिसे हम वाकर कोशिका भी कहते हैं, वॉकर सेल, वायु संचरण का वाकर संचरण जो है वो नाम जीटी वाकर नाम के एक विद्वान के नाम पर पड़ा था। सबसे पहले इन्होंने इसकी खोज की थी तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम वाकर संचरण रख दिया गया है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो क्षोभ मंडलीय वायु संचरण है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। इस क्षेत्र में जो विभिन्न अक्षांश होते हैं उनके मध्य में चलने वाली जो हेडली कोशिका होती है उससे भिन्न वाकर कोशिका विषुवत रेखा के निकट विशेष अक्षांशों का अनुसरण करती है। हेडली और ध्रुवीय कोशिका जैसे कि उत्तर दक्षिण वायुमंडलीय परिसंचरण के अतिरिक्त मौसम को प्रभावित करने में अन्य कमज़ोर पूर्व पश्चिम संचलन भी होते हैं। जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर है उसमें अनुदैर्ध्य परिसंचरण को वाकर परिसंचरण के रूप में जाना जाता है। ये कैसे कार्य करता है, क्या होता है वाकर संचरण, क्या इसकी क्रियाविधि है? तो इसकी उत्पत्ति होती है जो दक्षिणी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर है उसमें पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। ये जो वाकर कोशिका होती है वो संवहनीय संचरण है जो कि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय दक्षिणी प्रशांत महासागर पर भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में दाब प्रवणता के कारण विकसित होता है। इसका विकसित होने का कारण मेनली क्या है? दाब प्रवणता। सागर और जो स्थलीय क्षेत्र है उसकी सतह के तापमान में जो अंतर होता है वो भी इसकी उत्पत्ति का मेन कारण है। वाकर परिसंचरण जो होता है वो पश्चिमी और जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर है उसके ऊपर की सतह पर जो दाब और तापमान में अंतर उत्पन्न होता है उसके कारण ये उत्पन्न होता है। जो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है वो निम्न दाब प्रणाली युक्त एक उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है, यानी वहाँ गर्मी भी होती है और थोड़ी नमी भी रहती है, जबकि ठंडा और शुष्क पूर्वी प्रशांत क्षेत्र उच्च दाब प्रणाली के तहत होता है। यानी जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है उसमें तो निम्न दाब होता है और जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है उसमें उच्च दाब होता है। अब ये पवनें कहाँ से चलती हैं? पूर्व से पश्चिम, क्योंकि पूर्वी प्रशांत में क्या है? उच्च दाब है, तो हमेशा पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर एक दाब प्रवणता बनाता है ये। इसके कारण क्या होता है? जो सतही पवनें होती हैं उनका पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के उच्च दाब क्षेत्र से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाह होने लगता है। यानी पवनें जो होती हैं उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। अब ये हवाएं जो होती हैं वो पश्चिम से पूर्वी प्रवाह का जब परिसंचरण पूरा करती हैं तो ये जो पूरा परिसंचरण इनका जो चलने की प्रक्रिया है उच्च दाब से निम्न दाब, इसी को हम वाकर कोशिका की सामान्य दशा कहते हैं।
पूर्वी जो एशियाई क्षेत्र है, इसमें जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसका गर्म पानी होता है, और जो गर्म पानी होता है ये अपने ऊपर जितनी भी हवा आती है उसको गर्म करता है और उसकी आर्द्रता की आपूर्ति को बनाए रखता है। यह हवा ऊपर उठकर धीरे धीरे बादलों का निर्माण करती है और फिर प्रशांत महासागर में यानी प्रशांत क्षेत्र में पूर्व की ओर बहती है और वर्षा करती है। यही हवा फिर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर आकर पश्चिमी प्रशांत महासागर में वापस से समुद्र की सतह के साथ पश्चिम में लौट जाती है। तो इस तरीके से जो वाकर परिसंचरण है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कार्य करता है। अब जब वाकर कोशिका सेल बनती है तो ये भी दो तरह की होती है, एक तो मजबूत होती है और एक कमज़ोर होती है। मजबूत कहाँ होती है? जो महासागरीय सतह है उस पर पूर्व से पश्चिम की ओर दाब प्रवणता होती है, जिसके कारण जो व्यापारिक पवनें हैं वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण जो पूर्वी भाग है वहाँ से गर्म जल का स्थानांतरण अधिक तेज़ी से होता है। इसके परिणाम स्वरूप जल का अधिक उद्वेलन यानी ऊपर की ओर आना होता है, और इसके कारण जो शीतलन होता है यानी कूलिंग होती है और उसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर व्यापारिक पवनों के संचरण के कारण वाकर कोशिका अधिक शक्तिशाली होती है। कमज़ोर कहाँ होती है? 2-3 वर्षों के अंतराल पर जो सामान्य दशा होती है वाकर कोशिका की, उसके विपरीत दाब प्रवणता पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसमें तो क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो वहाँ पे मजबूती रहती है, फिर जब विपरीत बहने लगती है यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है तो धीरे धीरे ये कमज़ोर होती है। तो जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसमें निम्न ताप रहता है और उच्च वायुदाब का विकास होता है, और जो पूर्वी प्रशांत महासागर है वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है जिसके कारण निम्न वायुदाब का विकास होता है। तो इसके विपरीत जो वाकर कोशिका होती है वो थोड़ी कमज़ोर होती है। सामान्य वाकर कोशिका का क्या प्रभाव है, ये कहाँ पर रहता है? जैसे कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसका पूर्वी भाग कैसा रहता है, ठंडा और शुष्क यानी नमी नहीं रहती, जबकि पश्चिमी भाग कैसा रहता है, गर्म और नमी युक्त। तो पश्चिमी भाग में जो गर्म वायु है उसके कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे कि यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है, जबकि पूर्वी भाग में ठंडे और महासागरीय जल के उद्दलन के कारण प्लैंक्टन्स में वृद्धि होती है और यहाँ पर मत्स्यन जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा मिलता है। पश्चिमी भाग में अधिक आर्द्र पवनों के कारण जो संलग्न क्षेत्र है वहाँ पर चक्रवातों की तीव्रता और बारंबारता में वृद्धि होती है, जबकि पूर्वी भाग में पवनों के अवरोहण के कारण प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। विपरीत वाकर कोशिका का प्रभाव, इसकी बात करें तो हम जो पूर्वी भाग है उसके गर्म होने से जो पेरू और इक्वाडोर क्षेत्र है वहाँ पर जो प्रशांत महासागर में अल्नीनो की जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, पूर्वी अफ्रीका है, उत्तरी पूर्वी दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर सूखे की स्थिति बनती है, और जो मैक्सिको की खाड़ी का क्षेत्र है वहाँ पर हरिकेन चक्रवातों में वृद्धि होती है। इक्वाडोर और पेरू के तटीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर इससे मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। जो मजबूत वाकर चक्र है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो व्यापारिक पवनें हैं उनकी अधिक तीव्रता के कारण जो पश्चिमी भाग है उसमें वर्षा की तीव्रता में वृद्धि होती है। दक्षिण एशिया में मानसूनी पवनें अधिक प्रभावशाली होती हैं और भारतीय मानसून पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेरू पर, इक्वाडोर पर जो मछली उद्योग है उसको बढ़ावा मिलता है। दक्षिण चीन सागर में जो टाइफून क्षेत्र है वो और अधिक शक्तिशाली होता है, और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात और अधिक प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से जो वाकर कोशिका है उसकी 3 स्थितियां हमारे सामने आती हैं। एक तो आती है सामान्य वाकर कोशिका, एक अधिक मजबूत और एक विपरीत या कमज़ोर। इनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। मैंने तीनों का प्रभाव बताया, जैसे कि जो सामान्य वाकर कोशिका है उसका क्या प्रभाव है, विपरीत वाकर कोशिका है उसका क्या प्रभाव है, और मजबूत वाकर कोशिका है उसका क्या प्रभाव है। तो इस तरीके से जो भारतीय मानसून है उसकी उत्पत्ति से संबंधित भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। किसी ने तापीय संकल्पना को महत्वपूर्ण माना है, किसी ने गतिक संकल्पना को महत्वपूर्ण माना है, किसी ने वाकर कोशिका को माना है, और किसी ने जेट स्ट्रीम सिद्धांत को। तो मेनली अगर हम देखें तो नॉर्मली जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है वो तापीय परिस्थितियों के कारण ही होती है। जब आपने देखा होगा कि थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है तो फिर मानसून के आगमन की जो स्थिति होती है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके से भारत की जलवायु में अब हमारा एक ही लास्ट टॉपिक बचा है, भारत के जलवायु प्रदेश, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।